बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान की मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज इतवार के रोज़ आपने ज़हमत की तशरीफ़ लाए मेरी दरख्वास्त पर। मैं 2-3 नुक्तों पर बात करूँगा और आगाज़ करूँगा इस मुतालबे से कि इसाक डार साहब को फिल फॉर मुस्तफ़ी होना चाहिए। इसाक डार साहब ने कौम के सामने जो 9 जून का बजट पेश किया था, माहिरीन माशियात और अब IMF ने उसे मुस्तरद कर दिया है। आपको याद होगा कि मैंने ये पेशन गोई की थी कि इस साल ये जो बजट पेश किया गया है, ये दौरान साल इसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, लेकिन मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं था कि बजट के बहस के दौरान ही बजट की हालत तब्दील हो जाएगी। जो बजट कौम के सामने 9 जून को पेश किया गया और जिस बजट पर अब ये वोटिंग करवाने जा रहे हैं, ये 2 मुख्तलिफ दस्तावेजात हैं। अगर आप इनका मुताला करें तो उनकी पूरी नौइयत ही तब्दील हो गई है बजट की। आज आप देखें 215 अरब के मजीद टैक्सेस की नवीद कौम को सुनाई गई है। वो कौम जो महंगाई के बोझ में पिसी पड़ी है, 215 अरब के मजीद टैक्स उस पर लगाए जाएंगे। फाइनेंस बिल जो दिया गया उसको रिवाइज किया जा रहा है और अब जो बजट पेश होगा जिस पर वोटिंग होगी वो नया फाइनेंस बिल होगा जिसमें 215 अरब के इजाफी टैक्स होंगे। जो पहले टैक्स लगे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनमें इजाफा। यहां मैं ये भी कहता चलूं कि मैं क्यों गुजारिश कर रहा हूं कि इसाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है और आप देखते हैं कि आज उनकी गुफ्तशुनीद भी बड़ी बमुश्किल होती है। आयशा खान साहिबा मोरलेस रिप्रेजेंट कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। IMF के साथ बातचीत चल रही है, वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तज़किरा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे और जो रेवेन्यू टारगेट उन्होंने दिया था वो अचीवेबल नहीं है। चुनाचे आपको एडिशनल मेजर्स लेने होंगे और उन्होंने एडिशनल मेजर्स लिए हैं और 215 अरब का बोझ मजीद पाकिस्तानियों पर डाला है। उन्होंने कहा कि जो आपके जो एक्सपेंडिचर्स का आपने एस्टिमेट किया है वो आपने सप्रेस किया है और उसको भी आपको रिविजिट करना होगा। और आपने देखा कि कुछ इक़दामात उन्होंने लिए हैं और कहा है कि 85 अरब के लगभग हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कर्टेल करेंगे। और भी गुंजाइश थी अगर वो उस पर नजरसानी करते। बाहर न रेवेन्यू टारगेट से मुतमईन, न एक्सपेंडिचर से मुतमईन। और फिर आप देखिए जो उन्होंने कहा कि हमने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल इनफ्लोज में इजाफा करना है, उस पर कई इक़दामात का उन्होंने जिक्र किया और उसमें एक स्कीम उन्होंने अनाउंस की, एमनेस्टी स्कीम, कि $1 लाख तक अगर आप ले आएंगे तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आज IMF ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है और हो सकता है कि डार साहब को उसे भी समेटना पड़े और वापस लेना पड़े। इसी तरह जो उन्हें ग्रोथ का टारगेट दिया है बजट में, मैंने पहले भी कहा था और मैं दोहरा देता हूं, डार साहब ये पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है वो बहरानी कैफियत से दो चार है। आपकी सबसे बड़ी सनत जो है वो टेक्सटाइल की सनत है और तकरीबन 40% वो बंद हो चुकी है और मजीद बंद होती चली जा रही है। आप एप्टमा से रुजू कर लें, उनसे राब्ता कर लें, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त फैसलाबाद में जो बहरान की कैफियत है वो आपके सामने है। इसी तरह आप देखें कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरह आपने जकड़ा, आपने इंपोर्ट्स पर, उनके रॉ मटेरियल पर जिस तरह कदगन लगाई,
उससे आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मुतासिर हुई। इसी तरह आप देखें कि एग्रीकल्चर, आपने कहा इस बजट पे हमारा फोकस ज़राअत पर होगा। मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। ज़राअत जो हमारे वक्त में 4.5% ग्रो कर रही थी, बकौल आपके उसने 1.6% ग्रो किया है, जो गलत है, जो दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक ये भी मुमकिन नहीं होगा, ये भी मुमकिन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जो आप लोगों को बात कर रहे हैं वो हकायक पर मबनी नहीं है। फिगर फजिंग से, एस्टिमेट्स को एग्जैजरेट करने से, सप्रेस करने से आप वक्ती तौर पर लोगों का मुंह बंद कर देंगे, लेकिन हकायक पर पर्दा नहीं डाल सकेंगे। चुनाचे मैं समझता हूं कि ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और इसाक डार इसके जिम्मेदार है। अब ज़राअत कह रहे हैं कि ज़राअत पर हमने फोकस किया है, लेकिन कल जो मेजर्स अनाउंस किए हैं या करने जा रहे हैं, उसमें खाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी। ज़राअत बहरान की कैफियत में है। आपकी जो फर्टिलाइजर है, खादें हैं, वो बहुत महंगी हो गई हैं, और उसके ऊपर 5% फिर आपने ड्यूटी लगा दी। तो क्या जिस सेक्टर से आप ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं, और इन द शॉर्ट टर्म पाकिस्तान को अगर ग्रोथ कोई सेक्टर दे सकता है तो आपका ज़राई सेक्टर है, आपका मजीद आपने उसका गला घोंट दिया। इसी तरह ये आपने जो अपनी इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब आपने देखा कि उस पर भी आपको नजरसानी करनी पड़ी, और स्टेट बैंक ने जो नया स्टेटमेंट दिया है उसकी वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अब ये शुनीद भी है, और इस वक्त गर्मी जो है वो आपके सामने है, और शहरों में भी लोड शेडिंग है, लेकिन देहातों में जिनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन असेंबली में बैठे हुए बहुत से मेंबरान के हल्के की नुमाइंदगी वो अगर वो ईमानदारी से करें तो अपने वोटर से पूछें, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और इस लोड शेडिंग पर मजीद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है, रिवीजन की बात की जा रही है। तो ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें जो ये काम संभाल सके। मेरा दूसरा नुक्ता है, जो अभी वॉशिंगटन में मुलाकात हुई सदर बाइडेन के दरमियान और हिंदुस्तान के वजीर आजम के दरमियान है, ये उनका बायलैटरल विजिट था, उनका हक है, वो मिले, गुफ्तगू हुई। लेकिन उस गुफ्तगू के बाद जो जॉइंट कम्युनिके सामने आया, उस जॉइंट कम्युनिके को पढ़कर मुझे बहुत तकलीफ हुई। बैसियक साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, उन्होंने दहशत गर्दी पर जो पाकिस्तान की काविशें हैं, कुर्बानियां हैं, माली और जानी, हमारे शहरी, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे फौज के जवान, जिन्होंने एक मरबूत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत दहशतगर्दी को शिकस्त दी, उसका तज़किरा ही नहीं है, उसकी रिकग्निशन ही नहीं है, उसका एतराफ़ ही नहीं है। और फिर पाकिस्तान को एक बायलैटरल मीटिंग में डिप्लोमेटिक नॉर्म से हटकर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, ये मुनासिब नहीं था। और मैं समझता हूं कि मुझे उसको देखकर पढ़कर बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि हमारे यहां कोई बोल रहा ही नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में कहा गया कि इस पर किसी सियासतदान ने नोटिस नहीं लिया। गालिबन मारिया मेमन साहिबा का प्रोग्राम था, और मैंने कल रात उनको फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं, आपके प्रोड्यूसर ने आपको सही आगाह नहीं किया। मैंने कल ही 9 बजे इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना दहशतगर्दी की अदालत के सामने खड़े होकर मैंने दिया था, और अपनी तशवीश का और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का जिक्र किया था। मैं आज फिर कर रहा हूं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि हमारे वजीर आजम फ्रांस में
आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई है कि ये तो मुल्तान की सौगात है आम, और हमारे बिल्कुल आम बड़े उम्दा हैं। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म, आमों के साथ साथ ये जो जॉइंट कम्युनिटी आया है, क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना था? हमारे वज़ीर ख़ारजा इस पर कोई बात ना करें। असेंबली से बड़ा मुनासिब फोरम क्या है जो आवाम की तर्जुमानी करता है, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करता है, उस पर इसका तज़किरा तक ना हो? किस्म किस्म की बातें होती हैं, आप तकरीरें उठा के देख लें, लाम काफ हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन ये इशू जो नेशनल नौयत का है, उस पर किसी जिम्मेदार आदमी ने, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन ने बयान दिया है, नॉट इनफ। उस खातून ने तो बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन उसकी वक़्त वो नहीं हो सकती जो एक पॉलिटिकल इलेक्टेड क़यादत की हुआ करती है। तो इस पर भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत ने वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जो करना चाहिए। और अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है, अमेरिका इस बात का इससे गाफिल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में कितना ताउन किया है। और आज भी ये जो टेररिज्म की बला है, वबा है, जिससे हम दो चार हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये एक रीजनल फिनोमेना है, ये हमारे इलाके तक महदूद नहीं है। और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कल भी तैयार था और आज भी तैयार है। हमने तो हमेशा कहा कि अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म पर कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं, इसमें हमारी भी बका है और हमारी भी ज़रूरत है, और रीजनल ज़रूरत भी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार भी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे वो संजीदगी नहीं दी। और फिर आप देखिए कि उस जॉइंट कम्युनिके में जहां पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, वहां मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, उसका जिक्र तक नहीं है, उसका जिक्र तक नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो रवैया बरता जा रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ, वो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, उसका तज़किरा कहीं नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, और हम खामोश बैठे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान CBMs में से मेरी नज़र में बैसियत एक्स फॉरेन मिनिस्टर सबसे कीमती और अहम जो CBM है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का CBM है। उसकी वायलेशन हुई और दो हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी शहीद हुए हैं, और बिला वजह अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। ये तीन चीजें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था, और ये कौमी नौयत की हैं, और मैं समझता हूं कि इसका हमें नोटिस लेना चाहिए। थैंक यू। ये बताइए कि जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ, उसके बारे में बताएंगे, और दूसरा जो कराची की रिपोर्ट है वो को लीज पे दी जाती है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो यूनान में हादसा हुआ बहुत तकलीफ दे, बहुत सी कीमती जानें गईं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, हमने जो इसमें जिम्मेदार है उन्हें गिरफ्तार किया है। अच्छा है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन हमें देखना है कि ये लोग मजबूर होके जा रहे क्यों हैं। सवाल ये, घर क्यों छोड़ रहे हैं? उधार लेकर, कुछ चीज बेचकर 25-30 लाख जमा कराया ना उनने और गए, यानी कि 30-30 लाख देकर मौत खरीदने तो कोई नहीं चाहता ना। और जिस तरह उन्हें, जिस कस्ब पुरसी के आलम में आपने देखा कि जहाज बंद है, खराब हो गया, पानी तक नहीं मिला, प्यासे मर गए लोग, और अभी तक बहुत से लोगों की इत्तला नहीं मिली। और ऑब्वियसली हमारे मिशन ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दे चीज़ है, और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है, और इसकी बेखनी होनी चाहिए। र्यूमर्स तो र्यूमर्स होती हैं, और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता।
جب حقیقت سامنے آئے گی تو جواب دے دوں گا. نمبر ایک. نمبر دو, میرے بھائی, میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, دیانتداری سے. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کا کہ میں اب عہدوں کی اور ٹکٹوں کی سیاست سے بالا ہو گیا ہوں. میں جو سیاست کر رہا ہوں وہ عہدہ ہو نہ ہو ایک نظریے کی کر رہا ہوں اور وہ نظریے پہ قائم ہوں. شاہ صاحب جس وقت آپ رہا پر آئے تو آپ نے کارکنوں کو پیغام دیا کہ انصاف کا جھنڈا میرے پاس ہے, تو کیا آپ کے اس بیان سے یہ سمجھا جائے کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں؟ یہ بھی ایک ڈسٹارشن ہے جو میڈیا کے ایک طبقے کو ذمہ داری دی گئی ہے کرنے کی, اور وہ جو طبقہ کر رہا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس کو. ان کی تانے بانے کہاں جڑے ہوئے ہیں, وہ کس کی زبان بولتے ہیں, وہ لوگ سب جانتے ہیں. لیکن میں اس کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں 2011 سے ہے. میں ذرا کیونکہ بھائی سے مخاطب ہوں تو میں اس لیے ذرا ان کی توجہ چاہتا ہوں. انصاف کا جھنڈا 2011 سے میرے ہاتھ میں ہے, اور میں نے کیا کہا اس پر آپ نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا اب بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. یہ جھنڈا اور اس کا بانی کون ہے؟ عمران خان. یہ پودا لگایا کس نے ہے؟ عمران خان نے. اس پودے کا رکھوالا کون ہے؟ عمران خان. اس پودے کا سب سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ عمران خان کو. تو یہ ایک شرارت ہے, لیکن کوئی بات نہیں. حضور صاحب, آپ بجٹ کے حوالے سے بات پیدا ہو گیا میڈیا میں, نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی آپس میں اختلاف ہو گیا, اس کے بارے میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ سر اٹیک یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ دیکھیں تو سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے خاصی تنقید کی تھی ڈارسا پر, بجٹ پر, اور کافی وہ ڈسٹرب دکھائی دے رہے تھے. ان کی گفتگو جو میں نے سنی, اور پھر میں نے ان کی اسمبلی میں گفتگو سنی, اور انہوں نے کہا میں بچپن سے جانتا ہوں اور میں ان کو اپنا انکل سمجھتا ہوں, تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ طے ہو گیا. پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے. جو لوگ بھی تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک وہ پریشر تھوڑا سا ان کے اوپر نظر آ رہا ہے, تو آپ کے اوپر بھی کوئی ایسا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ آپ بھی کوئی ہے کہ مذمت وغیرہ یہ اس کے حوالے سے بتا دیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے, آپ کو بھی اس طرح بلایا جا رہا ہے؟ میں کہیں ہلاؤ. شاہ صاحب 9 مئی کے بعد پرانا سوال ہے, نئی بات کیجیے. دے رہا ہے. جو ہمارا جو لائرز ونگ ہے انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہے. میں اعتراف کرنا چاہوں گا وکلاء کا جنہوں نے گریٹس بغیر فیس لیے جو خدمت کی ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. میں نے خود دیکھا, جیسے میں پشاور ہائی کورٹ گیا اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے, تو وہاں کے وکلاء نے میری, آئی ایل ایف کے وکلاء نے میری جس طرح سے میری رہنمائی کی اور مدد کی, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں شکریہ ادا کرنے کے. اسی طرح لاہور میں, اسی طرح اسلام آباد میں جو کیسز ہیں, لاہور میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوست سنبھالے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں جو کیسز ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں نے سنبھالا ہوا ہے, پشاور میں, اسلام آباد میں سب نے سنبھالا ہوا ہے, اور بہت سے ورکرز ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے رہا ہو گئے ہیں. اور میری پھر گزارش ہوگی وہ کارکنان, اور اکثر بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں, بے گناہ ہیں, ان کو رہا ہونا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا, بڑی تکلیف دیکھی ہے ہم نے, بڑی تکلیف دیکھ لی ہے, مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں. ہوا ہے اس کے منصوبہ سازوں میں
इतना मासूमाना सवाल है जी, उसका फैसला इमरान खान करेंगे। ये बताइएगा, काजी खालिद के खिलाफ सदर अलवी ने रेफरेंस भेजा, अब उन्हीं की तकरीर का नोटिफिकेशन भी सदर अलवी ने जारी किया, किस तरह देख रहे हैं? सितंबर में उनकी तैनाती है, एस्टैब्लिशमेंट से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके इमरान खान। जुडिशरी मैं जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साहब ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है उसमें, ठीक। जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसीत एक सियासतदान के, बहसीत एक शहरी के, बहसीत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूंगा तो इस मुल्क में कानून का निफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग्स से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। इलेक्शन कब तक देखना है आप देखते हैं कि आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। थैंक यू। कुलखानी भी जाना है।